हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ, जो कि पूरी तरीके से सीटेट पेपर 2 साइंस पर आधारित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, एन ऑब्जेक्ट एस सिंक्स इन लिक्विड पी एंड क्यू बट फ्रूट्स इन लिक्विड आर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। एक वस्तु है एक्स जो कि लिक्विड पी और क्यू में डूब जाती है, लेकिन आर में वही वस्तु जो है वो तैर रही है। तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें वस्तु एक्स की, तो ये पी और क्यू लिक्विड में डूब जा रही है लेकिन आर में तैर रही है। मतलब पी क्यू आर लिक्विड है और एक्स है वह वस्तु जिसे जब पी क्यू में डाला जा रहा है तो वो डूब जा रही है, और एक्स में जब ये डाला जा रहा है तो उसमें तैर रही है। देखिए, अगर हम बात करें एक्स की, तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार तथा घनत्व वस्तु के भार तथा घनत्व की तुलना में कम है। यह रीजन है कि वह जो एक्स है वो पी क्यू में क्या कर रहा है, डूब जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, वहीं पर बात करें हम एक्स की, आर की, तो आर में वही वस्तु जो है वो तैर रही है, क्योंकि एक्स के द्वारा जो विस्थापित द्रव का भार और घनत्व है, ठीक है, द्रव का भार तथा घनत्व की तुलना में कम है। इसलिए प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो 3 हैं। कौन कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो एक्स का घनत्व पी के घनत्व से क्या है, एक्स का घनत्व पी के घनत्व से ज़्यादा है, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें एक्स का घनत्व आर के घनत्व से कम है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है बी जो है वो भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया। फिर हम बात करें किसकी, हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो डेंसिटी ऑफ पी इज़ लेस देन आर, पी का घनत्व आर से कम है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा डी है। इस क्वेश्चन के लिए ए, बी और डी ये तीनों ही जो हैं वो राइट आंसर हो जाएंगे। जो रॉन्ग आंसर है वो है आपका सी, डेंसिटी ऑफ पी इज़ इक्वल टू आर, पी का घनत्व आर के बराबर नहीं होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मीन्स ए, बी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच फैट सॉल्यूबल विच फैट सॉल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। अगर हम, क्योंकि यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा तो बहुत, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप सी पे ही टिक करके आएंगे। लेकिन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ साथ ए भी है, और दूसरा अगर आप प्रश्न पे ध्यान देंगे, प्रश्न में पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा गया है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा है, वो विटामिन है विटामिन ए। तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विटामिन ए के अगर हम साइंटिफिक या फिर हम केमिकल इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल है इसका नाम, रेटिनॉल इसको हम जानते हैं, ठीक है। अच्छी त्वचा के साथ साथ स्वस्थ आँखों के लिए भी वसा में घुलन जो विटामिन है, विटामिन ए जो है उसकी आवश्यकता होती है। और विटामिन ए दूध, दही, मक्खन, अंडों की जर्दी, लीवर, मछलियों के तेल आदि में मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्षा के उपरांत अशुद्धियाँ और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है। आफ्टर रेन impurity and suspended particles settle down, which of the following process is responsible for this। देखिए 4 तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। पहला है आपका अवसादन,
सेडिमेंटेशन, लोडिंग भारण, कंडेंशन और डिजिटलाइजेशन मीन्स आसवन। तो ये 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें किसकी, लोडिंग, संघनन और आसवन की, तो ये आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सेडिमेंटेशन मीन्स की अवसादन। अवसादन की अगर हम बात करें कि अवसादन क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी लिक्विड में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं अवसादन। और आपसे प्रश्न में भी पूछा गया है कि जो इम्प्योरिटी और सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन हो रही हैं आफ्टर रेन, तो इसमें से कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगी, तो प्रोसेस होगी अवसादन या सेडिमेंटेशन, जिस प्रक्रिया में जो इम्प्योरिटीज़ और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो अशुद्धियाँ और निलंबित कण हैं, वो नीचे बैठ जा रहे हैं। कब? वर्षा के उपरांत। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ 2 आपको असर्शन और रीजन में 2 आपको पॉइंट मिल रहे हैं। पहला, केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। और सेकंड है, इन अ फिजिकल चेंजेस देयर इज़ ऑलवेज चेंज इन स्टेट। भौतिक परिवर्तन में सदा अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इसी में आपको ढूंढना है सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए। बात करें अगर फर्स्ट आंसर की, तो ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। थर्ड है बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो देखिए जब तक हमें पता नहीं होगा कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, रासायनिक परिवर्तन की, तो आपके जो केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। और वहीं पर भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे परिवर्तन आते हैं जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करें तो सेकेंड पॉइंट जो कि आपके फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से रिलेट करता है उसमें है कि सामान्यतः जो भौतिक परिवर्तन होता है ये रिवर्सिबल प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। वहीं पर अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो ये इरिवर्सिबल या फिर अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। तो देखिए आपको यहीं से क्लियर हो गया कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल, ठीक है। और आपका जो फिजिकल चेंज होता है ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर क्या मैंने कहा था कि इसके अंतर्गत वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, कोई नया पदार्थ बनता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, इनकरेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। तो आपका ए ट्रू है और वी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आंसर फर्स्ट, इसका आंसर ए जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी टेकिंग वाइल स्टोरिंग द मैग्नेट। छड़ चुंबकों का भंडारण करते हुए कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। अब देखिए 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। छड़ जो चुंबक होते हैं उनके युग्मों को इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके जो सजातीय ध्रुव हैं वो एक तरफ रहें, मतलब कि जो उनका सेम साइड है वो एक तरफ हो। अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय अ वुडन पीस। छड़ चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हम अभी हटा देते हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करें। द एंड ऑफ मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाय सॉफ्ट आयरन पीस। चुंबकों के सिरे मुलायम लोहों के टुकड़े से जोड़ना चाहिए, नहीं। दे शुड बी स्टोन इन वुडन बॉक्स। क्या आपके छड़ चुंबकों
को भंडारण करते समय उन्हें एक लकड़ी के डिब्बों में रखना चाहिए? नहीं। देखिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है इस क्वेश्चन के लिए? छड़ चुंबक के युग्मों को इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके जो सजातीय ध्रुव हैं वो एक ही तरफ हो। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर इन पेयर सच दैट लाइक पोल्स सेम पोल्स आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सारे ऑप्शन हैं इनकरेक्ट। फर्स्ट मतलब ए जो आपका आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, एक्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इट सीक्रेट वाई विच इज़ स्टोर्ड इन जेड। आपको बताना है एक्स, वाई एंड जेड ये क्या है। तो देखिए अगर बात करें एक्स की तो एक्स सब 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे शरीर में एक्स कोई लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, या जो श्रावण कर रही है या जो स्राव कर रही है उसका नाम वाई है, और जेड में ये भंडारित हो रही है, स्टोर हो रही है। तो हमें एक्स वाई जेड के बारे में बताना है। देखिए बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी दैट इज़ लीवर। तो लीवर 2 ही जगह ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए और सी में। बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट। मतलब यहाँ आपको अगर हम बी की बात करें तो ये अभी हम ऑप्शन से निकाल देते हैं और डी भी निकाल देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है एक्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शंस, ए एंड डी, ए एंड सी। देखिए ए की बात करें तो आपका जो लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है। आपके लीवर से जिस आपके जूस का सिक्रेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, ये जो बाइल जूस होता है ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में मदद करता है। मतलब कि जो फैट को तोड़ने की प्रक्रिया होती है वो विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस होती है। तो आपको बाइल जूस जो है वो दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बचा क्या, हमें निकालना है जेड क्या है, जहाँ पर ये बाइल जूस स्टोर हो रहा है, जहाँ पर भंडारित हो रहा है, हमें उसके बारे में बताना है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, पैनक्रियास से आपका पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो आपका जो बाइल है वो पैनक्रियास में नहीं स्टोर होता है, स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर में, जिसे आप पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, कि एक्स जो है वो लीवर है, वाई जो है वो बाइल जूस है, और जेड क्या है, गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय। हमारे शरीर में एक्स, अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, वाई इज़ बाइल, एंड ये जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। सो जेड इज़ गॉल ब्लैडर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, इन द केमिकल रिएक्शंस ए प्लस बी गिव सी, व्हाट कैन यू से श्योरली अबाउट नेचर ऑफ ए बी एंड सी। एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जो कि है ए, जिसमें ए और बी मिलाकर बन रहा है सी। ठीक है, ए बी और सी की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। 4 ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में ए एंड बी आर एलिमेंट्स एंड सी इज कंपाउंड। ए और बी तत्व हैं और सी एक यौगिक है। बिल्कुल सही, ए बी जो हैं वो तत्व हो सकते हैं। ए एंड बी आर कंपाउंड एंड सी इज़ अ मिक्सचर। नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, थर्ड या सी ऑप्शन की तरफ मूव करें तो ए एंड बी मे बी कंपाउंड्स और एलिमेंट एंड सी इज़ एलिमेंट। सी कभी भी एलिमेंट नहीं होगा। जो प्रोडक्ट है जो सी हमें मिल रहा है वो क्या होगा, एक क्या हो सकता है, वो एक
यौगिक ही होगा। ठीक है, ए एंड बी में भी कंपाउंड और एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सी जो है वो क्या होगा, एक यौगिक ही होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो ए आंसर हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ए एंड बी आर एलिमेंट्स एंड सी इज़ अ कंपाउंड। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये जो ए एंड बी है कि अगर हम बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, तो ये बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो सी है और जो बी है, सॉरी ए है और जो आपका बी है, ये ए है और जो आपका बी है ये एलिमेंट्स भी हो सकता है, और इससे जो बना हुआ जो कह सकते हैं प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, एक कंपाउंड या फिर यौगिक है। देखिए ये जो आपका ए और बी है ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका सी है वो हमेशा ही एक यौगिक ही होगा। अगर हम बात करें इस पूरी प्रोसेस की, तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में एक तो आप कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में आप कह सकते हैं कि ये एक क्या है, ये एक एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, तो ये क्या बना रहा है, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ए और बी है ये एलिमेंट्स के साथ साथ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर भी कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं या यौगिक बना सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो प्रश्न के अनुसार ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में ये मिल जाए कि ए एंड बी में बी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एंड सी इज कंपाउंड नॉट एलिमेंट, तो आपका आंसर हो जाता सी करेक्ट। कब, जब आपसे सी यहाँ पर एलिमेंट्स ना लिखकर कंपाउंड लिखा होता तो ऑप्शन होता सी, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द फैक्टर ऑन विच द शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट इज, वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं करता। चार ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के सोर्स से उस वस्तु की दूरी। ठीक है, प्रकाश सोर्स के सापेक्ष वस्तु की स्थिति मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वस्तु का कलर, तो इसमें से वो कारक आपको बताना है जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, तो आपको उसका आंसर देना है। देखिए अगर हम बात करें उस कारक या फिर फैक्टर की जिस पर वस्तु के प्रतिबिंब या परछाई का निर्माण निर्भर नहीं करता है, वह है वस्तु का कलर। मीन्स कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जबकि वस्तु की प्रतिबिंब या परछाई के निर्माण में वस्तु का आकार, प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी, प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष जो आपका वस्तु है उसकी स्थिति प्रतिबिंब बनाने के लिए सहायक होते हैं। और आपसे पूछा गया जो सहायक नहीं होता वो है आपका कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का रंग। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, शैडो फॉर्मेशन के लिए, और आपसे पूछा गया नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कट फ्रॉम द सेम स्फेरिकल ग्लास wall, but the operator of concave mirror is more than the convex mirror. What can be said about the focal length? एक अवतल और उत्तल दर्पण एक ही गोलीय कांच के गेज से काटे जाते हैं, लेकिन अवतल दर्पण का जो अवतल दर्पण है उसका जो
लेंस है या जो द्वारक है उत्तल दर्पण से अधिक है, उसकी फोकस दूरी के विषय में आप क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि अगर दोनों एक साथ एक ही कह सकते हैं स्फेरिकल ग्लास से सेम तरीके से काटे गए हैं तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल से अधिक होगी। क्या यह ऑप्शन करेक्ट होगा, या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अवतल से अधिक होगी, या दोनों की समान फोकस दूरी होगी, या फिर दी गई सूचना के आधार पर फोकस दूरी निर्धारित नहीं की जा सकती है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है करेक्ट आंसर। तो देखिए दोनों की अगर हम बात करें आपके उस गेंद की, तो ये जब आपका कटी हुई गेंद की अगर हम बात करें तो भीतरी पृष्ठ जिसे हम अवतल कहते हैं, ठीक है, भीतरी पृष्ठ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपका अवतल है। वहीं पर अगर हम बाहरी पृष्ठ की बात करें तो ये कहलाता है क्या, उत्तल पृष्ठ। ये क्या कहलाता है, उत्तल पृष्ठ। दोनों की फोकस दूरी जो होगी वो समान होगी। दोनों की जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो दोनों की ही फोकस दूरी क्या होगी, समान होगी। अच्छा, क्यों समान होगी, क्योंकि उनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो समान है। यही रीजन है कि दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, समान होगी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में समानता की बात की गई है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल से अधिक होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दो, ये आपका रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा। समान की बात की गई है आपके थर्ड ऑप्शन में, दोनों की समान फोकस दूरी होगी। क्यों होगी, क्योंकि उनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो समान है, ठीक है, दी गई सूचना के आधार पर बिल्कुल नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंगे गैसों में बहुत तेजी से होती हैं, मतलब साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन गैसेस। ह्यूमन बीइंग कैन हेयर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इन 15,000 हर्ट्ज। मानव वह ध्वनि सुन सकता है जिसकी आवृत्ति जो है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15,000 हर्ट्ज होती है। साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड। ध्वनि तरंगे परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन में है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ध्वनि की प्रबलता तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो चार ऑप्शंस में से आपको सबसे सही आंसर को छांट के निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मानव के ध्वनि सुनने की जो क्षमता होती है उसकी अगर हम बात करें तो मानव वही ध्वनि सुन सकता है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी, जो आवृत्ति होती है वो कितनी हो, उसकी आवृत्ति हो आपके 20 हर्ट्ज से अधिक और 2000 हर्ट्ज के बीच हो, ठीक है, कितने आपके 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, ठीक है। लगभग 20 कंपन से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को ही मानव के कान सुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में ध्वनि तरंगे बताया गया है कि ट्रेवल फास्टेस्ट इन गैसेस। सेकेंड जो ऑप्शन है वो ह्यूमन बीइंग कैन हेयर साउंड हुज फ्रिक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज। मानो वह ध्वनि सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज होती है, मतलब 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आपके जो फ्रिक्वेंसी होंगी साउंड की वही सुनाई देता है किसे ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून। चंद्रमा के संदर्भ में गलत कथन चुनना है, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। रेनबो कांट बी सीन ऑन मून। चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस ऑन द मून इज कंपैरिजन टू अर्थ। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम है। थर्ड ऑप्शन है ऑन फुल मून डे मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मतलब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा के घूर्णन और
परिक्रमण की अवधि एक ही होती है। ये 4 ऑप्शंस में से आपको निकालना क्या है, आपको फॉल्स ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। देखिए अगर हम बात करें आपके फर्स्ट ऑप्शन की, तो चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के सापेक्ष क्या होता है, कम होता है, ये भी आप ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधि होती है वो एक ही होती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द मून आर ऑलमोस्ट सेम। आपको निकालना है गलत स्टेटमेंट, तो गलत स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, वो होगा ऑप्शन सी, ऑन फुल मून डे मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज यूनिसेलुलर। ठीक है, पहला ऑप्शन है यग एंड स्पर्म्स, यग्स जाइगोट। सेकेंड है स्पर्म एम्ब्रियो एंड जाइगोट एम्ब्रियो। अगर हम बात करें स्पर्म और एम्ब्रियो की, स्पर्म तो आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा, लेकिन एम्ब्रियो क्या है वो आपका यूनिसेलुलर नहीं है। ठीक है, ये मल्टीसेलुलर होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जाइगोट और एम्ब्रियो ये दोनों ही मल्टीसेलुलर हैं, आपसे यूनिसेलुलर पूछा गया है। एग तो आपका क्या है, यूनिसेलुलर, जाइगोट यूनिसेलुलर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम बात करें एग एंड स्पर्म की, तो दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर। ये दोनों ही जो आपके मेल और फीमेल गैमेट्स हैं ये क्या हैं, ये यूनिसेलुलर हैं। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग आंसर हैं इस क्वेश्चन के लिए। जो राइट आंसर है वो आंसर ए फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।